अपनी आंखों में एक सपना जगा लो और उसे पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा दो। दुनिया बड़ी मतलबी है साहब, तुम्हें कदम कदम पर टोकेगी और खुद से कुछ होगा नहीं, तुम्हें करने से रोकेगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में कार्य दायित्व का निर्वहन करने के लिए लगातार एक सुंदर सुसंगठित मार्ग पर अपने कदम को बढ़ाए रखना है। एक बहुत ही प्यारे से कंटेंट में, एक बहुत ही सुनहरे कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूं। और ये वो लम्हे हैं जो आपको भाव विभोर कर देंगे, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सारे पहलू निचोड़ के लाएंगे आपके सामने, आपके स्क्रीन पर श्रृंगार रस सजाएंगे। जी हाँ, रस पार्ट 3 आपका स्वागत कर रहा है, जहां हमने उल्लिखित कर रखा है श्रृंगार रस। अद्भुत है, ये सबसे बड़ा है, ये श्रृंगार रस रसों का राजा है। ये सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो यहीं से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा अगर समझना है तो इसे ही, सबसे ज्यादा टाइम देना है अगर तो इसे ही। आइए देखते हैं श्रृंगार रस के बारे में। इसके ठीक पहले रस के 2 पार्ट आ चुके हैं, रस संबंधी 2 वीडियो आपने देख रखा है। उन दोनों पार्टों को विधिवत देखने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से ही आप सारी चीज़ों का सही ढंग से आकलन कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं स्पेशली श्रृंगार रस के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं, स्पेशल ही ये श्रृंगार रस के लिए, क्योंकि हम सोचा हुआ है कि हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार नाम से ही स्पष्ट है कि मैं सजने संवरने वाला हूँ। श्रृंगार का मतलब ही है कि आपकी सजावट होने वाली है। श्रृंगार का मतलब है आपके मन को, आपके दिल को, सीधी सीधी बात समझ लो, ये दिल से जुड़े हुए हैं और ये दिल को या तो हंसाएंगे, इसे दिल वाला रस हम कह जाएंगे। दिल वाला रस किसे कहेंगे? श्रृंगार रस को, दिल वाला। और भोजराज नामक कवि ने अपनी रचना श्रृंगार प्रकाश में, श्रृंगार प्रकाश में हमारे श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है, रसों का राजा कहा है। यानी हम इसे शॉर्टकट में रसराज कह सकते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण बना सकते हैं। देखिएगा जरा, हम बात करें तो बिल्कुल आसान है। एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हम उस महत्वपूर्ण पहलू को तुरंत पकड़ ले जाएं। देखिएगा, श्रृंगार रस दिल वाला रस है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो महसूस करोगे ना आप, वो सारी बातें वाकई में आपका मस्तिष्क महसूस करता है विज्ञान की भाषा में। लेकिन हम लोग श्रृंगार यानी इसके अद्भुत अस्थाई भाव रति से जुड़ रहे हैं। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? रति। और रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। ये चीज, रति का मतलब प्रेम। पौराणिक कथाओं में लिखा गया रति का मतलब वह जो रात्रि में, वह ऐसी सुंदरता जो रात्रि में विचरण करती है, ऐसी मनमोहक सुंदरता जो रात्रि में विचरण करती है, उसे रति कहा जाता है। ये पौराणिक बातें हैं। हम लोग सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, सैद्धांतिक चीज़ों का आकलन करते हैं। फिर भी हम ऐसी कई जगह अपने मानवीय जीवन में, अपने क्रियाकलापों में भाव विभोर हो जाते हैं, जहाँ पर हम अपने दिल का सहारा लेते हैं, जहाँ हम ये बार बार कहते हैं कि मेरे दिल पे चोट आई है, जबकि आपने उस तथ्य का गलत उच्चारण किया है, जबकि चोट आपके मस्तिष्क ने खाई है। लेकिन फिर भी हम उसे दिल से महसूस करते हैं, हम आपको दिल से याद करते हैं। ये सारी बातें मिथक हो सकती हैं, क्योंकि मस्तिष्क ही आपको याद कर सकता है, मस्तिष्क ही आपको भूल सकता है। दिल का कहीं लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी सहज बातों का या कठिन बातों का उदाहरण अपने दिल से सहेजते हैं, अपने दिल से लेने का प्रयास करते हैं, तो पक्की बात है कि हम दिल वाले हैं और हम दिल वाले रस की बात कर रहे हैं। तो श्रृंगार रस, जिसे हमने दिल वाला रस कहा, भोजराज श्रृंगार प्रकाश नामक पुस्तक लिखते हैं और उसमें इसे रसों का राजा कहते हैं। एग्जामिनर महोदय हमसे अपने स्क्रीन पर साझा करते हैं और हमारे प्रश्न पत्र में ये शामिल करते हैं कि रसों का राजा किसे कहा जाता है। हमारा जवाब अब आज से होगा कि रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? तो हमने आपसे कहा श्रृंगार का मतलब होता है सजावट। आपका जो काव्य है उसको सजाएंगे हम,
जबकि रस को काव्य की आत्मा कह जाएंगे हम, और ये पहले भी कह चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस को सजावट का रस कहा जाएगा। इस रस को प्रेमी प्रेमिका का रस कहा जाएगा, यानी प्रेमी और प्रेमिका को समर्पित है ये, प्रेमी प्रेमिका को समर्पित रस है ये। अगले शब्दों में हम इसे नायक नायिका का रस कह सकते हैं, नायक नायिका का रस कह सकते हैं। देखिएगा, दूसरे लहजों में समझ जाइए। अब हकीकत है क्या यहाँ पे? उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन सजीव उदाहरण कम ही मिलते हैं। उदाहरण आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा। दिल वाले रस को समझने पढ़ने के लिए दिल को थामना ही पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रेमी प्रेमिका को समर्पित है, नायक नायिका को समर्पित है ये रस। यानी यहाँ एक बारीक बात मिलेगी आपको। उदाहरण कोई भी हो, वहाँ आपको ये जरूर देखना होगा कि ये क्या ये इनकी प्यार की बातें हैं, क्या ये पति पत्नी की आपस की मुलाकातें हैं, क्या ये दो जोड़ों की किसी वादी में गुनगुनाते हुए गीतों की कहानी है, क्या ये लैला मजनू की रवानी है, क्या फिर ये हीर रांझा की कहानी है। ऐसा महसूस होने पर, ऐसा लग जाने पर आपको श्रृंगार रस लगाना है। आपको अपने मस्तिष्क में फिर श्रृंगार रस के भाव को सजाना है, जिसे हमने रति नाम दिया है। क्लियर है? तो श्रृंगार रस यानी पहला रस आपके स्क्रीन पर चल रहा है। पहला रस आपके मन को भाव विभोर कर रहा होगा। इसके बातों को समझने के लिए, इसके तहे अंतरात्मा को जानने के लिए आपको इस रस के पृष्ठभूमि पर उतरना ही होगा। जी हाँ, तो हम लोग जहाँ अभी इतनी बात जान चुके हैं कि यहाँ अगर बात होगी, श्रृंगार रस में अगर बात होगी तो इन्हीं की होगी, नायक नायिका की होगी, प्रेमी प्रेमिका की होगी। ये तो फिर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लम्हा है, क्योंकि अगर आप किसी भी दुखमय जीवन से गुजर रहे हैं, किसी कष्टमयी आशा में हैं, तो आप अपने इस रूप को देखिए। इस रूप को देखिए तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। हम बात करेंगे श्रृंगार रस के दो महत्वपूर्ण पहलुओं की। देखिएगा, हर बातें आपके पक्ष में हों ये मज़ेदार नहीं हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका हमेशा मिलते ही हों ये मज़ेदार नहीं हो सकता। इनके बिछड़ने का भी अपना ही मज़ा है। जब प्रेमी और प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन होगा, परिभाषा को निचोड़ रहा हूं मैं, देखिएगा, प्रेमी प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन हो या फिर मिलने का। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? या फिर मिलने का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा टाइम दीजिएगा तो क्लियर कर दूंगा हर बातें। या फिर मिलने का, मिलन दशा या मिलने का। जरूरी नहीं है कि आप बाहों में बाहें डालकर बैठे हों, जरूरी नहीं है कि आपने हाथ से हाथ पकड़ रखा हो, ये तो फिर मिलना हुआ। मिलन दशा का मतलब ये हुआ कि हेलो आइए 4 बजे मुलाकात करते हैं। अभी आप मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मिलने वाली बात करते हैं। और जब ऐसा आप काम करते हैं तो पक्की बात मान के चलिएगा, ये दशा है मिलने की। अगर मिलन दशा का वर्णन हो रहा है, प्रेमी अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने की आग्रह भी करती है, तो भी श्रृंगार रस होगा। हाथ में हाथ पकड़कर बैठती है, फिर भी श्रृंगार रस होगा। आपकी बाइक पर बैठ करके आपके कंधे पर हाथ रखती है, फिर भी श्रृंगार रस होगा। और अगर वो ये बात करती है 50 किलोमीटर दूरी से, 60 किलोमीटर दूरी से कि मैं जल्द ही आपसे मिलने वाली हूँ, फिर भी श्रृंगार रस होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मिलन दशा का वर्णन हो या फिर मिलने का, होगा क्या? संयोग श्रृंगार। लीजिए, ये मजा आएगा अब आपको। संयोग श्रृंगार यानी इसके भी पार्ट हैं। और जब मिलने की बात नहीं होगी ना, नाराज होंगे, वियोग श्रृंगार या इसी को कहा जाता है विप्रलंब श्रृंगार। ये विप्रलंब श्रृंगार रस। क्लियर है? तो एक तो संयोग होगा, एक तो वियोग होगा, एक तो मिलने की बात होगी, एक तो बिछड़ने की बात होगी। दो बातें। प्रेमी प्रेमिका से सुखद अनुभूति में सुखद क्षणों की बात कर रहा है, तो फिर संयोग श्रृंगार।
दुखी मन से दुखद क्षणों की बात कर रहा है, अपने दिल टूटने की बात कर रहा है, और फिर वो वियोग श्रृंगार। सीधी सीधी बातें। अभी उदाहरण पर लाने के पहले मैं आपको आपके स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों से आपका परिचय कराता हूं, आपको कुछ मूवियों की झलक दिखाता हूं। जी हाँ, जिस तरीके से आप ट्रिक बेस पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिस तरीके से अपने आप को किसी मंच पर जोड़ करके आप बहुत सहज महसूस कर रहे होते हैं, मेरे पास हर चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँ तो इसे 5 मिनट में, मैं चाहूँ तो इसे 2 मिनट में, मैं चाहूँ तो इसे 3 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, परंतु नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। करूँगा मैं ऐसा भी, लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बारीकी से समझें, समझ करके किसी व्यक्ति को बताने लायक तैयार हो जाएं। आप ये मान चले कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि मैं अब ये काम कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में बहुत कुछ जान सकता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपको इनका उदाहरण प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं, कुछ मूवियों की झांकी दिखाऊं आपको। वो था जज मुजरिम एक मूवी आई 1997 में, जिनमें इससे कोई मतलब नहीं हमारा कि मूवी का नाम हमें याद रहे, लेकिन 1997 में मूवी आई, उसमें फिल्माया गया कि बिन सजनी के ये सावन अच्छा नहीं लगता। और ये आप इस गाने को सुन करके आपको तुरंत ये बात याद आएगी कि वाकई में ये किसी प्रेमी और प्रेमिका की बात हो रही है। बिन सजनी के ये सावन अच्छा नहीं लगता, ये फूल ये श्रृंगार। बाकी मैं अब इस पृष्ठभूमि से, इस मंच से गाने के लिए नहीं तैयार हूँ, लेकिन फिर भी आप ये समझें कि बिन सजनी के ये सावन अच्छा नहीं लगता। मैंने इस गाने को बहुत भाव विभोर होकर सुना, आपने भी सुना, लेकिन मैंने इससे एक चीज़ कुरेदी है, एक चीज़ मैंने निकाला है, वही आपसे निकालने का प्रयास करवाऊंगा। निकाला मैंने क्या है इससे? सावन। निकाला मैंने इससे क्या है? सावन एक शब्द निकाला है। दूसरा देखिएगा, 1994 में एक मूवी आई जिसका नाम था साजन का घर, तो जिसमें कहा गया सावन आए बादल छाए चिड़िया चहकी फूल खिले। ये जो गाना है, वहां देखिएगा, वहां पर भी किसकी बात हुई? सावन की। वहां पर भी बात हुई सावन की, यहां भी बात सावन की, यहां भी बात सावन की। आगे देखिएगा, के पतिया ले जाए मेरे प्रियतम के पास, के पतिया ले जाए मोरा प्रियतम के पास। इस लाइन को मैं लिखूंगा और इस बात को भी आपके सामने उल्लेखित करना चाहूंगा। के पतिया ले जाए मोरा प्रियतम के पास, प्रियतम के पास, हिये नहीं सहे असाह दुख मारो, हिये नहीं सहे असह दुख मारो, आ गया सावन पास, आ गयो सावन पास। देखिएगा, मैं इन गानों से बहुत कुछ अर्जित नहीं करना चाहता था, ना ही मैं अपने इस बेहतरीन मंच के माध्यम से आपको गाने की झलक दिखाना चाहता था, ऐसा नहीं था। मेरा मानना था कि मैं उस गाने से कुछ सीखने आया हूँ, और मैं उस गाने ने मुझे बहुत कुछ सिखा भी दिया। और मैंने वहीं कसम खा ली कि जब भी कभी आओगे ना, मैं आपको श्रृंगार रस लगाऊंगा। पहले ही ट्रिक से शुरुआत कर दिया है मैंने। किसी भी उदाहरण में, किसी भी दशा में सावन की बात हो ना, सावन की बात हो, तो पक्की बात मान के चलना, ये सावन शब्द ही प्रेमी प्रेमिका के लिए आता है। और ये देखिएगा उदाहरण, इसके अर्थ आपको ना आ रहे हों, वो बात की बात है। सावन तो मिला है ना, श्रृंगार रस कहने के लिए काफ़ी है। के पतिया ले जाए मेरा प्रियतम के पास। कौन ये पत्ती? ये अब तो ज़माना है ठीक ठाक, सीधा मैसेज, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपके पास है। लेकिन एक वो वक्त था जहाँ ये पत्तों की बात होती थी, पन्नों की बात होती थी, वहाँ शब्द कुरेदे जाते थे, वो दिल की गहराइयों से शब्द निकल के आते थे, और वो शब्द लिख करके चिट्ठी के माध्यम, पत्र के माध्यम से दूसरे के पास पहुँचाए जाते थे। तो एक विरह में, वेदना में काट रही एक नायिका कह रही है, के पतिया ले जाए मोरा प्रियतम के पास। राधा है, वो कह रही, कौन मेरी इस चिट्ठी को ले जाएगा मेरे प्रियतम के पास, है ना, कौन ले जाएगा? आगे ही नहीं सहे, ही का मतलब हृदय, मेरा दिल नहीं सह पाएगा इस दुख को, असह दुख को, और अब तो ये सावन भी मेरे पास आ रहा है। तो इस कठिनाई को, इस महत्वपूर्ण वक्तव्य को, जो एक नायिका अपने पूरे प्रासंगिक रूप से अपने नायक के सामने रखना चाहती है, तो वो दौर था जहाँ पर केवल
पत्र ही एक माध्यम था जिसे पहुँचने और पहुँचाने के लिए किसी को लगाना ही पड़ता था। ये आपने सहजता से अगर एक सामान्य जीवन देखा होगा तो 1990 से 90 के पहले कह सकते हैं, 1990 से 2000 तक भी लगभग यही दौर रहा है। इसके ठीक बाद जब मोबाइल हाथों में आ गए तो फिर ये प्यार करने का सिस्टम भी बदल गया, प्यार करने के तरीके बदल गए, और प्यार करने के तरीके का मतलब ये हुआ कि ये थोड़े से ज़्यादा बढ़ भी गए, जल्दी आए जल्दी गए, और तमाम प्रकार के मैसेंजर भेजे गए। ये सारी बातें तो आपको पता है, लेकिन देखिएगा ज़रा, मैं बात कर रहा था अपने श्रृंगार रस की बात करूँगा। श्रृंगार रस में हम लोगों ने बात किया संयोग और वियोग की। जी हाँ, यहाँ कोई परिकल्पना ऐसी मत सजाना जो आपके दिल को चोट पहुँचाए, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा था आपको एक दो मूवियों के माध्यम से। एक दो साजन का घर मैंने बोला, एक जज मुजरिम बोला। यहाँ दो गाने ऐसे ने आपको उदाहरण के रूप में दिए हैं जिसमें ये बात बोली गई सावन संबंधी, और सावन से मैंने ये आपको सटीक सेट कराना चाहा कि कहीं भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे तो आप उससे श्रृंगार रस लगाएंगे। परंतु अब हमारी बात है, अब हम उसे संयोग कहेंगे या वियोग कहेंगे, इसकी परिकल्पना, इसकी अवधारणा हम बाद में सजाएंगे। जी हाँ, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसे दुख हो रहा है, और जब दुख होगा तो इसे वियोग में लाएंगे, और जब खुशी की महसूस यानी अनुभूति होगी तो हम उसे संयोग में लाएंगे। क्लियर है? जैसे हुआ क्या, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात। बिहारी लाल जी ने लिखा, अरे भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो भरे भवन में सबके बीच में एक नायक एक नायिका से, एक प्रेमी एक प्रेमिका से अपनी आंखों में बात कर रहा है। इसका मतलब हुआ जब भरे भवन में कर रहे हैं नैनों से ही बात, तो पक्की बात है यहाँ होगी आगे चल करके मुलाकात। अतः मैं बात करूंगा, इसे संयोग में लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, एकदम बिल्कुल आसान है। लेकिन आपको इसकी बारीकी को समझ लेना है बस। यहाँ आएंगे केवल प्रेमी प्रेमिका, यहाँ बिछड़ेंगे भी तो प्रेमी प्रेमिका। भाई अपने भाई से बिछड़ जाएगा ना बाबा ना, ये तो श्रृंगार नहीं कहलाएगा, फिर ये तो करुण रस कहलाएगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है? जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, जब वो रामायण में आपने देखा है, तो वहां जो उनके बिछड़ने की दशा होगी, राम जी सीता से बिछड़ेंगे और कहेंगे हे खग हे मृग हे भ्रमर बिंदु, क्या तुमने मृग नैनी देखी। वो वहां की बातें होंगी। तो वहां पर एक प्रेमी एक अपनी प्रेमिका, एक पति एक पत्नी से, एक नायिका एक नायक से बिछड़ी है, इसका मतलब हुआ श्रृंगार है। लेकिन जब भाई भाई से बिछड़ जाएगा तो वहां फिर करुण रस हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, यानी बिछड़ना भी तो प्रेमी से हो, मिलना भी तो प्रेमी से हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा श्रृंगार रस नहीं हो सकता है। इस पूरी बात को समझिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है लेकिन आए तो। ये भी गाना आपने सुना। यहाँ गाने का भाव पकड़ना है बस। आइए आपका इंतजार था, जिसका मतलब आ रहे हैं ना आप, जिनका हमें इंतजार था वो आ गए हैं, तो हमारे मिलन दशा की बात होगी ये। अतः हम यहाँ संयोग श्रृंगार की बात करेंगे। तो श्रृंगार रस के दो पार्ट हम बना चुके हैं, और हम दोनों पार्टों के अलग अलग उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी हाँ, संयोग श्रृंगार की बात करें, अभी हमने बात किया भी आपसे कि बिहारी लाल जी ने लिखा कहत नटत रीझत खींचत। कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए। नटत रीझत खींचत, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बन जाएगा रीझत खींचत। और फिर इसके बाद है मिलत खिलत लजियात, लीजिएगा। और इसके बाद होगा भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। उदाहरण स्पष्ट है कि नैन ही। आप अच्छा एक बात बताओ, आंखों आंखों से बात करोगे तो प्यार वाली बात करोगे ना। आंखों आंखों से कौन झगड़े की बात करता भला। तो इसका मतलब हुआ कि जब कहीं आंखें बात करती हैं, आंखों आंखों में बातें हो रही होती हैं, तो इसका मतलब सीधी बात है, ये एक भावनात्मक तथ्य है, जबकि कोई कर नहीं सकता है। अरे बताना जरा, मैं क्या आपसे आंखों से कुछ कह सकता हूँ? नहीं, कहना तो मुझे मुख से ही, लेकिन आंखों का जो भाव है वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी आंखों के इशारों को मैं भाप सकता हूँ। एक नायक एक नायिका से बेहतर इसे कोई नहीं जान सकता है। एक पुत्र अपने पिता को आंखों में इशारा करेगा तो पिता उतना बिल्कुल ढंग से समझने का प्रयास नहीं कर पाएगा, लेकिन
लेकिन नायिका इस बात को तुरंत समझ जाएगी कि क्या कह रहे हो आप। तो वो चीज़ें हैं। तो जहाँ ये बात हो रही नयनों से, तो आप उसे श्रृंगार रस की बात करेंगे, और श्रृंगार रस में ये मिलने की बात हो रही है तो संयोग श्रृंगार की बात करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के लिए गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, है ना। इसका मतलब वही मेरे पति हैं जिनके सिर पे मोर का मुकुट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई वाकई में श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, लेकिन मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अपना प्रेमी माना। मीराबाई जी ने एक तरफा मोहब्बत की। मीराबाई जी ने एक तरफ से ही सही, भगवान श्री कृष्ण का तो नामो निशान नहीं था। मीराबाई ने अपनी पंक्तियों से अपने भाव को स्पष्ट किया कि आप ही मेरे पति हैं और मैं ही आपसे प्यार करता हूँ। सोचो ये भी मोहब्बत है, वो है ही नहीं, यहाँ तो लोग होकर के भी होते ही नहीं है, वो है ही नहीं, फिर भी इस कदर मोहब्बत थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्लियर है। तो ये चीज, ये लाइन संयोग श्रृंगार का उदाहरण बन जाएगी। आगे देखिएगा, इन्हीं ने गाया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और ये पंक्ति आपको भी भाव विभोर कर रही होगी, संयोग श्रृंगार का उदाहरण बन रही होगी। नैना अंतरी आओ, तो कबीर दास ने लिखा, नैना अंतरी आओ तू। कुछ उदाहरण आप सुनिएगा। नैना अंतरी आओ तू, जो हों नैन झपेऊं, ना हो देखूं और कूं, ना तुझे देखन देऊं। कबीरदास जी ने कहा कि नैना अंतरी आओ तू मेरी नैनों के बीच में आ जा, तू मेरी आंखों के अंदर आ जा, मेरी आंखों में समा जा, ना मैं किसी और को देखूं और ना ही तुझे देखने दूं। तो ये पंक्ति, इसका मतलब पूरी तरीके से समर्पित थी अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेमी के लिए। तो इसलिए हम ऐसे उदाहरणों को समझ जाएंगे और तुरंत हम ऐसे उदाहरणों को संयोग श्रृंगार की कैटेगरी में रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने इस तरीके की बात की कि सावन आया बादल छाए, ऐसे फिल्मी उदाहरण भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप जिस तरीके की ट्रिक बेस के कामना कर सकते हैं, हर बातों पर मैंने चर्चा की है, हर बातों पर। तो आप किसी भी विशेष पर्पज को, विशेष भी उद्देश्य को अपने साथ जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये मामला आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये मान के चले, ये बात मान के हम चलते हैं। आगे देखिएगा, संयोग श्रृंगार की बात हो जाने के बाद हम बात करेंगे अब वियोग श्रृंगार की, यानी विप्रलभ श्रृंगार की। तो वियोग श्रृंगार के भी उदाहरण आपके सामने आएंगे। आपके सामने आपके चिर परिचित सबसे बड़े, ये मान के चलें जिसे आपने बचपन में बहुत महसूस किया है, रामायण, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी को आपने रोते हुए देखा है अपनी पत्नी के लिए। उन्होंने कहा, हे खग, हे मृग, हे भ्रमर बिंदु, क्या तुमने मृग नयनी देखी? अरे कोकिले कूक के बतला दे, क्या तूने कोकिल बैनी देखी? उन्होंने कहा कि हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राज हंसनी को, अरे सिंहो गरजो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों, हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए, पूरी भावना को आपके सामने समर्पित करते हुए नेचर से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे भ्रमर बिंदु, क्या तुमने मृग नैनी देखी? देखना, मृग नैनी किसकी पर्यायवाची है? सीता जी की। हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राजहंसनी को, राजहंसनी किसकी पर्यायवाची है? सीता जी की, है ना। वन देवी किसकी पर्यायवाची है? सीता जी की। तो किसी पंक्ति को सुनकर के उससे और भी प्रश्न निकालने का प्रयास होना चाहिए। एक सफल स्टूडेंट्स के लिए, एक कारगर स्टूडेंट के लिए, मेहनतकश स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं कि पंक्तियां क्या हैं, केवल उसका वियोग श्रृंगार देखोगे फिर तो बेकार है, उसमें और कुछ ढूंढिए। तो मिला हमें बहुत कुछ, हे खग हे मृग से। ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने गाया है, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, और भगवान श्री रामचंद्र जी की एक भावना को प्रेरित किया गया है। हे खग हे मृग, यानी ये उस दशा का वर्णन है जब हमारे सबसे बड़े प्रेमी और प्रेमिका आपस से बिछड़ गए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता से बिछड़ गए थे।
रावण पता है आपको, बहरहाल उसको जाने दीजिए। आगे देखिएगा, हम बात करें, एक तो अभी मैंने लिखा था के पतिया ले जाए मेरा प्रियतम के पास, है ना, वो तो हो गया। ही नहीं सह असह दुख मेरा आ गया सावन पास, तो सावन की बात थी तो उसमें वो हो ही गया था। आगे देखिएगा, हम बात करें, ये है निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। भाई रोज तो रोगे आप तो इसका मतलब आपका दिल टूटा है। अगर निस दिन आपकी आंखें भर आ रही हैं तो आपका दिल टूटा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आपके लिए आंसू बहा सकता है, जो आपके लिए आंसू बहा सकता है, वो सबसे बड़ा हितैषी आपका हो सकता है, सबसे बड़ा मित्र हो सकता है आपका। ऐसे मित्रों को संभालिए। तो निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। जब से श्याम नहीं है ना, गोपियां कह रही कि निस दिन हमारी आंखें बरस रही हैं, निस दिन हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये चीज, तो ये पंक्ति भी कहाँ आएगी आपको, वियोग श्रृंगार के पास ले जाएगी। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। कौन लिखा है, मैथिली शरण गुप्त। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे और उद्धारक चाहे तो आवे। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, उद्धारक चाहे तो आवे। अरे मेरे तारने वाले मुझे आए, चाहे तो आए चाहे तो ना आए। और रे मन आज परीक्षा तेरी, एक विरह में प्यागुल एक प्रेमिका बैठ करके अपने आने वाले का इंतजार कर रही है कि अगर वो आ जाएंगे तो मेरी सांसें चलेंगी, और नहीं आएंगे तो फिर बात की बात है। तो इस तरीके के जहाँ भाव आएंगे, इस तरीके की जहाँ वेदना होगी, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका की इस अद्भुत समागम की बात होगी, तो क्या बात है, बिल्कुल आसान है आपको बताना, इसको महसूस करना। देखिएगा, और ये बिल्कुल इसमें रस है, रस का मतलब आनंद है, यहाँ भी आनंद है। इसलिए मैंने कहा जरूरी नहीं है कि आप जुड़े हुए हैं, जरूरी वो भी है कि आप बिछड़े हुए हैं। और बिछड़ने के बाद भी एक अपना अलग मजा है, क्योंकि आप उसे अलग तरीके से आप एहसास कर रहे हैं। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, ये ऐसे ही नहीं बॉर्डर मूवी में फिल्माया गया, क्योंकि भाव था, है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ। तो चीज़ें वही थी कि थोड़ी थोड़ी बातों को, थोड़े थोड़े भावों को साथ साथ रखना और आपको सामने वो बातें लाना, वो हो जाएगा वियोग। जहाँ आप दूरी बना रहे हैं, जहाँ आप दूर जा रहे हैं, जहाँ आप सूरदास की महत्वपूर्ण पंक्ति कह रहे हैं, ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, यानी यार मेरे पास 10-20 मन नहीं है, 10-20 दिल नहीं है ना। जैसे गाना मूवी में आया कि काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, और एक अगर टूट भी जाता तो तकलीफ न होती जीने में। ठीक वही देखिए, इनकी पंक्ति देखिए, वहाँ तो 2 दिल की मांग थी, यहाँ देखिए 10-20 की मांग है। उधो मन न भय 10-20, हे उधो मेरे पास 10-20 मन तो है नहीं, यानी उसकी परिकल्पना एक प्रेमी के तहत करोगे तो हे उधो मेरे पास 10-20 दिल तो है नहीं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही तो था, वो श्याम के संग चला गया है। अब को और आदेश, और कौन सा भला भगवान की कामना करे और कौन सी भगवान की प्रार्थना करे। इसका मतलब मेरे पास एक ही था, वो प्रेम में रख गया है, अब मेरे पास और कुछ सोचता ही नहीं है, ना कुछ मेरे पास सोचने की वजह बची है। ये बात कही गोपियों ने, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को फिल्मी गानों के तहत या फिर अन्य तरीके से आप इन्हें अलग कर सकते हैं, चीज़ों को बांट सकते हैं, इनके अवलोकन को यथार्थ चित्रांकित कर सकते हैं। आप किसी भी रस को पढ़ते समझते समय इस तरीके का आकलन करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, तो आज जो कंटेंट मैंने आपके सामने प्रोवाइड कराया है, बहरहाल श्रृंगार रस को मेरा कामना ही था कि मैं इसको बिल्कुल अलग पढ़ाऊंगा, श्रृंगार रस को मैं बिल्कुल अलग बताने का मेरा प्रयास होगा। बाकी अन्य रस की ऐसा नहीं कि हर रस की एक ही क्लास आएगी, ऐसी बात नहीं है। श्रृंगार रस सबसे बड़ा था, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा चर्चा की। वियोग श्रृंगार और करुण रस के उदाहरण में लोग अक्सर फंस जाते हैं। इस महत्वपूर्ण विसंगति को दूर करने के लिए मेरा प्रयास रहा। ध्यान देना, वियोग श्रृंगार तब होगा जब प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने की बात होगी, बिछड़ने की बात होगी तो वियोग होगा। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने की बात होगी तो वियोग होगा।
प्रेमी प्रेमिका के मिलने की बात होगा तो संयोग होगा, दोनों ही दशा में श्रृंगार होगा। लेकिन ध्यान देना, अन्य कोई रिश्ता बिछड़ जाएगा, अन्य कोई रिश्ता बिछड़े तो करुण होगा, अन्य कोई रिश्ता बिछड़े तो करुण होगा। स्टार वाली बात अब अपनी कॉपी पे नोट होगा कि अगर प्रेमी प्रेमिका से हमेशा के लिए बिछड़ेगा, हमेशा के लिए बिछड़ेगा, तो वहां भी करुण होगा, वहां भी क्या होगा, करुण होगा। ये बात ध्यान देना, प्रेमी प्रेमिका बिछड़ते जरूर हैं, लेकिन एक कामना सी बनी रहे कि काश मैं मिल जाता, काश मैं मिल जाता। हो सकता है कि मैं मिल ही जाऊं, हो सकता है मेरी वेदना, मेरे अंदर की वो बातें हो सकता उन तक पहुंच ही जाएं। जब तक ये संभावना है, जब तक ये आपके अंदर ये वेदना बनी हुई है, ये संभावना बनी हुई है, टिकी हुई है, तब तक आप वियोग में हैं, वियोग श्रृंगार में हैं। लेकिन जब आप ये जान गए तो वो इस दुनिया को पलायन कर गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब बताना जरा क्या संभव है, अब कहाँ से मिलोगे आप, नहीं मिल पाओगे। इसका मतलब हुआ कि हमेशा के लिए बिछड़ा हुआ व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो इस दुनिया में ही ना हो। इसीलिए रामायण में एक पंक्ति कही गई है, और वो पंक्ति है, प्रेयसी दो अंतिम बार विदा। जब मेघनाथ का अंतिम समय आ गया और वो अपनी पत्नी के पास आता, अपने पिता के पास आता, अपनी माता के पास आता, सबसे एक बार कहता है कि मैंने जो देखा है वो अचरज है, भगवान स्वयं आए हैं हमें मारने के लिए। तो रावण फिर भी हटता नहीं, वो सोचा कि जिसे उतरना पड़ा स्वयं मारने के लिए, फिर मैं तो अद्भुत महान हूँ। लेकिन वहाँ पंक्ति क्या थी, उसने कहा मेघनाथ ने, प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है, तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। क्या बोला गया, ध्यान देना, अंतिम मिलन हमारा है। जब अंतिम की बात होगी, जब अंतिम की बात होगी, इसका मतलब करुण हो गया, ये करुण हो गया। अब इसे संभावना नहीं है कि मिलेगी ये, इसलिए प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है, तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। आगे की पंक्तियां कहती हैं, मैं मातृ चरण से दूर चला, माँ की चरणों से दूर जा रहा हूँ, इसका दारुण संताप मुझे, दारुण का मतलब बहुत ही असहनीय, इसका दारुण संताप मुझे, फिर यदि कर्तव्य विमुख होऊंगा तो जीने से लगेगा पाप मुझे। ये चीज़ें, ये पंक्तियाँ वाकई में करुण की थी, क्योंकि वो माता से बिछड़ा, अपने पिता से बिछड़ रहा है, मैं मातृ चरण से दूर चला, ये सारी बातें कह रहा है, और अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, अंतिम, लास्ट, इसका मतलब मैं इसके बाद नहीं मिलूंगा, ये मेरी अंतिम मिलन है, यानी अंतिम मिलन, और मैं अब इस दुनिया से ही जा रहा हूँ, किसी भी समय आपकी आंखों के सामने नहीं आ सकता हूँ। ऐसी दशा में मैं उसे करुण रस का उदाहरण समझूंगा। अब मेरी बातों को समझ चुके हैं आप, शायद श्रृंगार रस की महत्वपूर्ण भाव को आप जान चुके हैं। श्रृंगार रस तथा करुण रस की इस वियोग और करुण में अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस करने में मजा आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आगे रसों की और भी सीरीजें आएंगी। पूरी तरीके से मनोवेग से जुड़ करके हमसे इस पूरी पढ़ाई का आनंद लेते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, अगर हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है बेहतर ढंग से, मेरी कोशिशें हैं, अगर ये रस जो मैं कर दे रहा हूं आपको, ये रस के भाव आप तक भी पहुंच रहे हैं, अगर आप भी संयोग और वियोग की परिकल्पना से जूझ रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।